तो आज हम बजट विशेष में एक ऐसे सेगमेंट की बात बोल रहे हैं जिसको हिंदुस्तान की आत्मा कहा जाता है, यानी कि कृषि को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर। और आजकल एग्रीकल्चर का दूसरा ही रूप है। आजकल सिर्फ खेती की बात नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी का समावेश देखने को मिल रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। और भारत जैसे देश में तो और भी बेहतरीन हो सकता है। सरकार का प्रयास, हम सब की कोशिश क्या इस सेगमेंट में सुधार लेके आएगी। आपको इस चीज़ का भी ध्यान होना चाहिए कि आज से कुछ साल पहले, यानी कि एक सवा साल पहले की बात है, जब कुछ किसान आंदोलन पर भी बैठ गए थे। तो ये जो आधुनिकीकरण है, किसानों का कितना हित और कितना मंगल करेगा, इसको लेकर हमारी खास चर्चा होने जा रही है, जो आज हम मेहमानों के साथ करेंगे। लेकिन आपको पहले सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहाँ से बनती हैं योजनाएं, जहाँ से देश भर के किसान क्या करेंगे, किस रूप में करेंगे, वो तय होगा। और इस बार के सदन में ये पहली बार, ये आखिरी बार इनफैक्ट बजट होगा, और उसके बाद जब नया बजट आएगा तो नए सदन से भी आएगा। मेरे साथ प्रकाश जुड़ रहे हैं और वो बड़ी मेहनत से आपके सामने वो हर दिन ऐसी स्टोरी लेके आ रहे हैं जो सीधा मेरे और आपसे सरोकार रखती है, चाहे वो इनकम टैक्स की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, और आज देश की आत्मा यानी कि कृषि सेक्टर की बात है। तो प्रकाश, आप आज आधी धूप आधी छाया में खड़े हैं। ये सेक्टर भी कुछ ऐसा ही है, आधी धूप है और आधी छाया है इसके अंदर। तो धूप वाला हिस्सा तो चमक रहा है, वो तो ठीक है, जो छाया वाला हिस्सा है उसको लेकर सरकार क्या करना चाहती है? जी बिल्कुल, काफ़ी बेहतरीन सवाल, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने पेश किया है। और जो छाया वाला हिस्सा है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इनोवेशन का पार्ट है। एग्रीकल्चर सेक्टर में R&D को कैसे प्रमोट किया जाए, एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो, नई तकनीक के ज़रिए जो है किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर सरकार पिछले कुछ समय से काम कर रही है। लेकिन ये जो बजट है वो एक माइलस्टोन बजट साबित हो सकता है इस दिशा में, क्योंकि सरकार इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की घोषणा जो है वो कर सकती है। कृषि डाइवर्सिफिकेशन पे, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन पे सरकार का फोकस रहने वाला है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी पे फोकस होगा, सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट देगी R&D को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग सेगमेंट में अगर बात करें तो सरकार PLI स्कीम की घोषणा कर सकती है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिन तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही हो। इसके अलावा किसानों के हाथ में ज़्यादा पैसे रहे, वो कंजम्पशन ज़्यादा खर्च करे, कंजम्पशन बढ़े। चुनावी साल भी है, 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सोर्स हमें बता रहे हैं कि PM किसान सम्मान निधि योजना जो है उसकी राशि बढ़ाई जा सकती है। इस वक्त 6,000 रुपये सालाना है, उसको बढ़ाकर 8,000 रुपये सालाना किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रोड्स हों, PM आवास योजना रूरल के तहत घर निर्माण हो, सैनिटेशन हो, टैप वाटर सप्लाई हो, इस पर सरकार आवंटन बढ़ा सकती है। PM आवास योजना में रूरल के तहत सरकार 3 करोड़ घर जो है वो बनाना चाहती है गांवों में, ग्रामीण इलाकों में, खासकर मार्च 2024 तक। इसमें 25 लाख घर का अलॉटमेंट एलोकेशन अभी बाकी है, लिहाजा सरकार इसके लिए फंड में बढ़ोतरी कर सकती है। इसको 48,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा ये मिलेट ईयर है, 2023 को सरकार ने मिलेट ईयर डिक्लेयर किया है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ताकि लोग मोटे अनाज जो है उसका इस्तेमाल करें, उसका प्रोडक्शन बढ़े, उसका एक्सपोर्ट बढ़े। इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की घोषणा कर सकती है, ताकि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, नई टेक्नोलॉजी का इसमें समावेश हो। जहां तक मनरेगा का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। प्री पेंडेमिक ईयर से अगर आप इसकी तुलना करते हैं तो मनरेगा के तहत जो जॉब की डिमांड है उसमें अभी तक 21%, यानी दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो 21% तक की बढ़ोतरी हो गई है। लिहाजा सरकार ये चाहती है कि ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के जरिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिले, कंजम्पशन बढ़े, उसकी वजह से आने वाले दिनों में डिमांड बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए मनरेगा के तहत जो बजट है उसको 73,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए तक किया जा सकता है। तो ये कुछ मोटे मोटे प्लान है जो सरकार सोच रही है और वो चाहती है कि इसके अंदर सुधार हो। मेरे साथ 2 मेहमान हैं, विजय सरदाना जी हैं, साथ ही जी चंद्रशेखर जी हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और सरदाना जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। चंद्रशेखर जी, मैं इसी सवाल के साथ शुरू करना चाहूँगा कि अति ना हर चीज़ की बुरी होती है। अति फसल हो जाए तो बुरा, और अति कम फसल हो तो बुरा। तो सरकार चाहती है थोड़ा बैलेंस कर दिया जाए टेक्नोलॉजी से, जहाँ पे अति कम होता है वहाँ पे ज़्यादा कर दे, और जहाँ पे ज़्यादा होता है उसको बाहर भेज दिया जाए। ये एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का समावेश क्या इस बजट के अंदर
होगा? मैं राजनीति के अंदर नहीं जा रहा कि सरकार का आखिरी बजट है, फुल फ्लैज बजट होगा, किसानों को खुश किया जाएगा, एक ही सेगमेंट है जो कुल मिला के नाराज है। मैं सारी चीज़ें वापस ले रहा हूँ। मैं सिर्फ एग्रीकल्चर और उसके साथ टेक्नोलॉजी का समावेश की बात बोल रहा हूँ। बिल्कुल, ये जो समावेश है कम से कम 8 या 10 साल पहले ही होना चाहिए था, क्योंकि जब तक हम कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी नहीं लाते हैं, हमारा कृषि क्षेत्र काफ़ी वल्नरेबल रहेगा। और आजकल तो खास करके क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, इसके अलावा हमारा लैंड कंस्ट्रेंट्स है, वाटर शॉर्टेज है, वो तो हम जानते हैं। तो टेक्नोलॉजी, जब हम टेक्नोलॉजी का बात करते हैं, आई वुड थिंक हमें चाहिए मल्टीपल टेक्नोलॉजी। और जब हम टेक्नोलॉजी का बात करते हैं, सब सोचते हैं सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी तो चाहिए हमें, एग बायोटेक, सीड टेक्नोलॉजी चाहिए, मगर उसके अलावा हमें चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। ये सब टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है कृषि क्षेत्र में। और जब ये इतने टेक्नोलॉजी हम लाएंगे कृषि क्षेत्र में, तो जरूर उसका असर हमें उत्पादन में दिखाई देगा, उत्पादकता में दिखाई देगा, क्रॉप गुणवत्ता में दिखाई देगा, सप्लाई चेन एफिशिएंसी में इसका जो इफेक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो दिखाई देगा। तो मेरा एक इंतजार है सरकार से, एंड दिस इज द लास्ट बजट बिफोर द जनरल इलेक्शन। तो इसमें एक ऐसा ऐलान करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं कि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को लाएंगे एग्रीकल्चर क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, और उसके लिए खास आउटले और एक रोड मैप बना करके वित्त मंत्री को पेश करना चाहिए हमारा देश के सामने। उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, मैं मानता हूं। उसका तरीका चंद्रशेखर जी ये हो सकता है कि पीएलआई लेके आया जाए, जो ये एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कंपनी है, क्योंकि सरकार इससे अपनी पीठ भी थपथपा लेगी। क्योंकि देखिए, उन्होंने जहां जहां पीएलआई लेके आया वो सेक्टर्स चले तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, तो एग्रीकल्चर तो बड़ा सेक्टर है। क्या इसके अंदर एक पीएलआई रूट हो सकता है सरकार की, जो सोच में सबसे पहले आएगा? पीएलआई एक ऐसा स्कीम है जो पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी है पीएलआई। तो बट हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल दलहन, तिलहन, इनका उत्पादन में बढ़ोतरी देखना है। उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे तिलहन में, वो काफी दूर है, 10 साल 12 साल तो लग जाएगा, उसके ओर हमें जाना है। तो उसके लिए पीएलआई स्कीम विल नॉट हेल्प। तो पीएलआई स्कीम का फायदा कब मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल्स में पीएलआई स्कीम विल वर्क, इंजीनियरिंग गुड्स पीएलआई स्कीम विल वर्क। मगर इन ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग में पीएलआई लाने से हमें उत्पादन बढ़ाने का एक मौका भी निकलेगा। तो देन आई विल सपोर्ट द पीएलआई स्कीम इन फूड प्रोसेसिंग। तो इसे हमें क्या करना है, जो भी कंपनियां पीएलआई स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं, उनका ऊपर एक कंडीशन लगाना चाहिए, दैट दे शुड डू बैकवर्ड इंटीग्रेशन, दैट दे शुड डू बैकवर्ड लिंकेजेस। और कृषि किसानों का साथ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का साथ उनको एक करार करके दे नीड टू बाय दैट एंड प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट। तो उसका पीएलआई का अच्छा एक अनुकूल फल निकलेगा। ऐसा हम करेंगे तो। ओके, ठीक है, इंटरेस्टिंग, आपने काफ़ी अच्छी बात की। अब मैं सरदाना जी के पास जाऊंगा। सरदाना जी, एक बात है, हमें नारा नहीं बल्कि चारा चाहिए। नारा नहीं, चारे का मतलब यह है कि हमको सिर्फ आश्वासन और बड़े बड़े बातें नहीं चाहिए, बल्कि ठोस कदम चाहिए एग्रीकल्चर को लेकर। ये एग्रीकल्चर को लेकर सरकार बात कर रही है, लेकिन ये ग्राउंड पे दिख क्यों नहीं रहा? सर, ग्रीन रेवोल्यूशन भी तो आया था ना इसी देश का, जिसके अंदर ये पता हुआ था कि धान की कोई कमी नहीं थी इस देश के अंदर। ये तिलहन को लेकर, दलहन को लेकर, पाम ऑयल को लेकर, यानी कि खाद्य तेलों को लेकर, ये ऐसा रेवोल्यूशन लाने से इतना संकोच क्यों है? मैं तो एक आम आदमी हूं, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमें एग्रीकल्चर को दूसरे ढंग से देखना होगा। जब आपके देश में शॉर्टेज थी, आप एमएसपी लेके आए, आप ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। साथ ही साथ आपने एपीएमसी मार्केट क्रिएट किए ताकि उनका बाजार क्रिएट हो। आप बात कर रहे हैं 60 साल पहले की, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इंफॉर्मेशन नहीं थी, बाजार नहीं थे, तो सरकार को हर लेवल पे इंटरवेंशन करना पड़ा।
आज जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं, हम वही जो शॉर्टेज इकोनॉमी के टूल्स थे, हम उनको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। वो काम नहीं देंगे। एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम प्रोडक्शन में कभी नहीं होती है, क्योंकि अगर किसान को पैसा मिलेगा तो वो दुनिया में कहीं से भी अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी ले लेगा, कहीं से भी अच्छे सिस्टम ले लेगा, वो मिलके काम करेगा। किसान को पैसा कैसे कमाना है इसकी समझ है। प्रॉब्लम यह है कि किसान को बाजार नहीं मिलता जिससे उसको पूरा पैसा मिले। किसान के पास दो ही तरीके से पैसा आता है, या तो आप टैक्स पेयर का पैसा उसको सब्सिडी के रूप में देते रहें, और दूसरा तरीका है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग का मैक्सिमम शेयर किसान तक जाए। जितनी भी पॉलिसीज की हम बजट में बात करते हैं, हमारी निगाह होती है सब्सिडी पे और टैक्स पेयर के पैसे पे, जो सस्टेनेबल नहीं है, इलॉजिकल है, देश हित में नहीं है, किसान हित में नहीं। हमारा फोकस होना चाहिए कि जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग है, अगर आज आप 50 रुपए सब्जी के देते हैं तो कम से कम 30-35 रुपए किसान तक जाएं, उसको मिलता है 3 से 5 रुपए। तो आप कितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लीजिए, उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है। सवाल आपका मार्केटिंग का है, सवाल सप्लाई साइड का नहीं है। सप्लाई इशू टेक्नोलॉजी का नहीं है, इश्यू सीड का नहीं है। दुनिया में हजारों टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे बाकी सेक्टर में कंज्यूमर खरीद सकता है, कंज्यूमर के पास परचेजिंग पावर होती है तो वो बेस्ट ऑफ द मोबाइल भी खरीद सकता है, बेस्ट ऑफ द कार भी खरीद सकता है। तो किसान भी इनपुट साइड का कंज्यूमर है, लेकिन उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है। समस्या यहां है। एग्रीकल्चर के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जब भी आप रिफॉर्म करते हैं तो जो लोग आज इस डिस्टॉर्टेड सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, वो रिफॉर्म नहीं चाहते। और हमने जो कृषि कानून आए थे उसके खिलाफ जो आंदोलन देखा, ये वही किसानों की ट्रेजेडी को एक्सटेंड कर दिया कि आज जब तक आप मार्केटिंग रिफॉर्म नहीं करोगे, कंज्यूमर का पैसा किसान तक नहीं जाएगा, तो घूम फिर के आप सब्सिडी टैक्स पेयर के पैसे पे आके बैठ जाओगे। उससे गुजारा नहीं होगा। पीएलआई स्कीम और बाकी स्कीम तब चाहिए होती हैं जब आपके पास सप्लाई कंस्ट्रेंट है और बाजार ज्यादा है और आप इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। हिंदुस्तान में ऐसी कोई समस्या नहीं है। समस्या आपकी मार्केटिंग की है, मार्केटिंग रिफॉर्म की है। तो इस बजट में मुझे लगता है कि भारत सरकार को मार्केट इंटीग्रेशन पे फोकस करना चाहिए। 3 कृषि कानून पॉलिटिक्स के कारण फेल हुए, चलिए उसको हमने मान लिया। एफपीओज और कोऑपरेटिव्स को टैक्स फ्री करना चाहिए ताकि वो खुद प्रोसेसिंग में आए, क्योंकि अब जब प्राइवेट पार्टिसिपेशन आता है तो मिडिलमैन को एतराज होता है। अब किसानों के हाथ में है कि वो बाजार को कैसे पकड़े, उस पे ध्यान देने की जरूरत है। सब्सिडी की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। मोर ऑफ बैड पॉलिटिक्स एंड बैड पॉलिसीज एग्रीकल्चर का भला नहीं कर सकती। हमें नई सोच की जरूरत है और उम्मीद है कि सरकार शायद कोई नई सोच लेके आए। उम्मीद तो हम भी यही करते हैं कि सर नई सोच हो, और इस बार जब सदन में निर्मला सीतारमण बजट पढ़ रही होंगी तो ये ना बोलें कि हमने किसानों के सब्सिडी को बढ़ा दिया है, बल्कि वो ये बोलें कि देखिए हमने नई मार्केट क्रिएट करने की एक योजना बना दी है। अब आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, आपके घर तक आपके पसीने का पैसा आप तक हम पहुंचाएंगे। प्रकाश, ये आप क्योंकि दिल्ली में हैं और आप वित्त मंत्री से भी कई बार मिले हैं, बाकायदा कृषि मंत्री से तो आपकी मुलाकात होती ही रहती है, आप उनको नहीं बताते कि सरदाना जी तो कह रहे हैं ये प्रॉब्लम है? आप उनको बताइए कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, आप मत ध्यान दीजिए ज़रा प्रोडक्शन पे, आप जो हम उगा रहे हैं उसके पैसा हम तक पहुंचा दीजिए। क्या इस बार के बजट में जब मैडम बोल रही होंगी तो क्या तालियां बजेंगी इस चीज को लेकर? देखिए मार्केट क्रिएट कर दी गई। ऐसा नहीं है कि सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है और सरकार एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन नहीं करती है। पिछले कुछ समय से कृषि कानूनों के ऊपर जब आंदोलन की प्रक्रिया चल रही थी तो इस मसले पर काफ़ी लॉन्ग डिस्कशंस जो है सरकार के अंदर भी अलग अलग फोरम पे ये चीज़ें आ रही थी कि आखिर किसानों की प्रॉब्लम क्या है
उनके हितों की रक्षा कैसे की जाए। जैसा कि सरदारा साहब कह रहे थे कि आप इस बात को इंश्योर करें कि अगर 30 रुपये मार्केट प्राइस है तो कम से कम 20 रुपये उसको किसान को मिल जाए। यही सबसे बड़ी बात है इनके लिए, मार्केट क्रिएट करना। और सरकार जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है कि एक्सपोर्ट पर ज़्यादा फोकस कर रही है, खासकर उन प्रोडक्ट्स के लिए, कमोडिटीज़ के लिए जिसकी काफ़ी उपलब्धता है देश के अंदर, और उसका बहुत वेस्टेज भी हो रहा है क्योंकि आपके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, आपके पास उस तरह के वेयर हाउसेस नहीं है। तो एक्सपोर्ट का एक पूरा खाका तैयार किया जा रहा है और उसी दिशा में पीपीपी के ज़रिए नया मार्केट तय किया जाए, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, निवेश बढ़ाई जाए। जैसे कि आप मिलेट प्रोडक्शन की ही बात कर लीजिए, मोटे अनाज की खपत बढ़ानी तो ज़रूरी है, साथ ही साथ कैसे इस प्रोडक्शन को ग्लोबल मार्केट तक भी लेकर जाएं, इसके लिए पूरा का पूरा एक्सपोर्ट चेन होना चाहिए। उसकी टेक्नोलॉजी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे सरकार का फोकस रह सकता है। बजट उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट अनाउंस किए जा सकते हैं। तकनीक के ज़रिए जो अलग अलग मार्केट्स हैं स्टेट्स में, उसको जोड़ने की कोशिश की गई है। अब ज़मीन पर उसका कितना असर हो रहा है ये अलग बात है, और ये भी देखने की बात सरकार की ही है। सरकार को ही सुनिश्चित करना होगा कि जो योजनाएं वो बना रही है और उसको ज़मीन पर किस तरीके से उसको उतारा जाए, ये देखने वाली बात होगी। लिहाजा आगामी बजट जो है वो नए इनोवेशन के प्रति, टेक्नोलॉजी के प्रति, मार्केट क्रिएट करने के प्रति, और जो भी घोषणाएं सरकार ने पहले की है और आगामी बजट में करेगी, उसको कैसे ज़मीन पर उतारा जाए, उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी अहम हो सकता है। तो लौट के आऊँगा, एक क्वेश्चन मेरा और भी है। दिल्ली से बॉम्बे के लिए जो सड़क बन रही है उसका जो खर्चा है, देश के सड़क परिवहन मंत्री बता रहे हुआ है 1 लाख करोड़। अगर वेयर हाउसिंग के लिए 1 लाख करोड़ रुपया दे दिया जाए या पीपीपी मॉडल के तहत तय हो जाए, तो शायद मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत हद तक सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जा सकता है। दिल्ली बॉम्बे सड़क है, ज़रूरी है, उसमें कोई दो राय नहीं। लॉजिस्टिक पॉलिसी भी इसी लेके आए कि भाई दूर दराज के जो किसान हैं उनकी सब्जियां, उनके अनाज, ये सब शहरों में अलग अलग दूर दराज के एरिया में पहुंचे। लेकिन वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो रही है कि एक बड़ा हिस्सा जिसके लिए कर रहे हो पहले उसको तो दे दो। खैर, मैं आता हूँ। सिर्फ खेती से ही पैसा नहीं बनता, बल्कि टर्मिनल से भी खेती वाले शेयरों से पैसा बनता है। और विश्व मोहन तो अच्छे से जानते हैं, वायदा सरकार ने लेके आई, लेकिन उतना फ़ायदा हुआ नहीं उस वायदा से। तो मैं भी बोलूँगा कि वायदा से पूरा फ़ायदा नहीं मिला। क्या सरकार ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट करेगी इस मार्केट को, वायदा वाले मार्केट को? और ये जो बार बार ड्यूटीज़ कट होती हैं, बढ़ती हैं, ये किसानों को भी टाइमली पता लगता होगा, नहीं पता लगता होगा, कई बार तो हम भी मिस कर जाते हैं। नहीं, किसान काफ़ी जागरूक है। मैं कई सारे फील्ड में गया हूँ, कई सारे किसानों से बात हुई है डिम्पी। उनका यही कहना है कि वो मार्केट इंटरवेंशन सरकार की तरफ से बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार जिस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में बार बार बदलाव करती है, उससे उनके मार्केट पर असर होता है, उनको भाव सही नहीं मिल पाते हैं। और वायदा बाजार को लेकर भी उनमें काफ़ी रोष है। उनको लग रहा है कि उनके पास एक इंडिकेटिव प्राइस के तौर पर NCDX हो या MC पे, जहां भी कमोडिटी मार्केट की, कमोडिटी वायदा की ट्रेडिंग होती थी, उनसे उन्हें फ्यूचर्स का प्राइस ट्रेंड पता लग जाता था। और जितने भी इंटरनेशनल लिंक, जितनी भी कमोडिटीज़ है, एग्री कमोडिटीज़ है, अगर उसके प्राइस रिस्क को अगर हेज करना है तो एकमात्र वो प्लेटफॉर्म था। FPOs के जरिए कई सारे किसान उसमें भागीदारी कर रहे थे, उनकी लगातार भागीदारी बढ़ रही थी, लेकिन अब उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है। चंद्रशेखर सर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से वायदा को बार बार बैन किया जा रहा है, जब से शुरू हुआ 2 दशक के आसपास का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी कई सारे रेगुलेटरी फैसले ऐसे लिए गए हैं जिससे किसानों को काफ़ी दिक्कतें हो गई। अब हम कई सारे ऐसी कमोडिटी, एग्री कमोडिटी, जिसमें हम लीडर है, दुनिया में लीडर है, लेकिन उनके वायदा नहीं है। हमारे पास प्राइस रिस्क मैनेजमेंट के लिए कोई टूल्स ही नहीं है। बात ऐसा है कि, और मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं, सरकार का पास जो कमोडिटी कमर्शियल इंटेलिजेंस जो मैं कहता हूं, वो बहुत नहीं है या बहुत कम है। तो सरकार हमारे जो भी निर्णय लेती है, मार्केट इंटरवेंशन बैन करो या ड्यूटी बढ़ाओ, ड्यूटी घटाओ, एक्सपोर्ट बैन, जो भी है, वो सब रिएक्टिव मेजर्स हो जाते हैं। मगर इसके बदले सरकार को प्रोएक्टिव मेजर्स लेना पड़ेगा। मगर वो प्रोएक्टिव मेजर्स लेने के लिए सरकार में जो निर्णय लेते हैं उनको समझना पड़ेगा कि आने वाला दृश्य क्या है, व्हाट इज इमर्जिंग सिनेरियो। मगर वो इमर्जिंग सिनेरियो, मेरा अनुमान है, मैं मानता हूं कि सरकार का अंदर बहुत कम है इसका समझ। देयरफॉर आई वुड एक्चुअली आर्ग्यू कि एक सरकार का अंदर एक कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च डेस्क एक चाहिए, जहां दे विल प्रोवाइड रिसर्च इनपुट्स
निर्णय लेने के लिए, मार्केट इंटरवेंशन के लिए रिसर्च इनपुट्स वो डेस्क से जाएगा पॉलिसी मेकर्स का पास, और बाद में डेटा ड्रिवन डिसीजन लेना पड़ेगा सरकार को। तो ऑल दिस हैज टू बी डन। ये मैं कई साल से बोलते आ रहा हूं, लिख भी चुका हूं, मगर इट नीड्स अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल विल एंड अ सर्टेन कन्विक्शन कि हमें ऐसा ही करना है। वो कन्विक्शन काफी कम है, पॉलिटिकल विल भी कम है, ऐसा मैं मानता हूं। हाँ, मैं ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं एक जिम्मेवारी के साथ प्रकाश हम थोड़ा ना आपके कंधों पे थोड़ी जिम्मेवारी डालना चाहते हैं। आप दिल्ली में हैं और बार बार कृषि मंत्री से भी मिलते होंगे। अब ना हमारे दोनों मेहमान ना दो सुझाव देंगे, आप बस हमारे लिए इतना ही काम कर दो। दोनों के जो सुझाव है ना, दोनों मेहमानों के जो सुझाव है, आप कृषि मंत्री के कान में फुसफुसा दीजिएगा। आगे फैसला ले ना लें वो एक अलग मामला है, सिर्फ आप उनको बता दीजिएगा। देखिए, सरदाना जी और चंद्रशेखर जी दोनों रिनोन्ड हैं, काफ़ी समय से इस चीज़ को जानते हैं। वो ये कह रहे हैं, फैसला आपके हाथ में। हाँ, तो सरदाना जी आपसे शुरू करें। सोच समझ के दो ऐसी चीज़ें बता दीजिएगा सरकार को जो करनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जितनी भी एपीएमसी मंडीज हैं जो बड़े शहरों के आसपास हैं, वो शहर जिनकी आबादी करीब 2 लाख या 3 लाख से ज्यादा है, उन सारी एपीएमसी मंडीज को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित किया जाए और राज्य सरकारों को यह कहा जाए कि जो एपीएमसी मंडी को लॉजिस्टिक्स हब विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड एफपीओ के मिलके करेगा, उसका 50% खर्चा भारत सरकार देगी, 50% राज्य सरकार ले या प्राइवेट पार्टनर लेके आए। मुझे लगता है इससे जो आप बात कर रहे थे लॉजिस्टिक्स की, वेयर हाउसिंग की, कोल्ड स्टोरेज की, ग्रेडिंग की, प्रोसेसिंग की, वो हर जिले में वो समस्या समाधान होगा, वेस्टेज कम होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट फोरकास्टिंग। तो जो जितनी भी कमोडिटीज हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कमोडिटी की फ्यूचर्स मार्केट को, सिर्फ मेन कमोडिटी नहीं, बाई प्रोडक्ट्स की भी जो कमोडिटी मार्केट्स हैं, जैसे फीड एंड फॉडर इंडस्ट्री है लाइव स्टॉक के लिए, हिंदुस्तान में फीड एंड फॉडर पॉलिसी नहीं है। अगर हम फीड एंड फॉडर पॉलिसी लेके आएंगे तो जितना एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट है उसको भी प्रॉपर रेट मिलेगा, उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट आएगा। तो मुझे लगता है कि एक तरफ एपीएमसीज को रूरल लॉजिस्टिक्स हब्स के रूप में बिल्ड करना चाहिए और दूसरी तरफ फीड एंड फॉडर पॉलिसी लानी चाहिए। दोनों से आपके जो वेस्टेज है वो कम होंगे, प्राइस रियलाइजेशन इंप्रूव होगा और एफपीओस और कोऑपरेटिव्स को इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि अगर आप डायरेक्ट डील करेंगे और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, हाँ, उस पे आपका इनकम टैक्स कम लगेगा ताकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन शुरू हो सके। ठीक है सर, आपके पॉइंट टेकन है। प्रकाश, आपने भी सुन लिए होंगे, तो रिकॉर्ड ही कर लीजिएगा, नहीं तो कार्यक्रम का सीधा यूट्यूब पे दिखा दीजिएगा। चंद्रशेखर जी, आप भी 2 पॉइंट बता दीजिएगा, जरा संक्षेप में बता दीजिए। हाँ, मैं मानता हूं प्रायोरिटी में 2 चीज। एक है, वी नीड द गवर्नमेंट मस्ट स्टेप अप पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। अभी पिछले साल से हमने लगाया है AIDF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। उसमें मैं मानता हूं करीबन 30,000 करोड़ रुपया आ चुका है सरकार का पास। दैट हैज टू बी डिप्लॉयड। उसको वापर के वी नीड टू स्टार्ट प्रोजेक्ट्स फॉर रूरल वेयर हाउसिंग, रूरल कनेक्टिविटी वगैरह वगैरह। दैट मनी हैज टू बी यूटिलाइज्ड। दिस इज नंबर 1। दूसरा मैं पॉइंट बताता हूं, वो है पानी पे। आई थिंक वी नीड टू, कहीं ऐसे प्रोजेक्ट्स है पिछले 10, 12, 15 साल से दे आर लैंग्विशिंग फॉर वांट ऑफ फंड्स, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी का बड़ा समस्या है। उसमें सरकार को, केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिल करके ध्यान देना है। हमारा जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी का समस्या हम खत्म कर दिया तो बहुत किसानों के लिए उपलब्धियां होगी। उसमें कॉस्ट ओवररन है, टाइम ओवररन है, तो एडिशनल फंडिंग जो आना है, केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार मिल करके वो फंडिंग के लिए कुछ रास्ता निकालना चाहिए उनको। तो देन जरा सा, क्योंकि हमारा देश में वाटर शॉर्टेज बहुत बड़ा एक समस्या है, तो इरिगेशन का पानी जब मिलेगा, सिंचाई का पानी, तो किसान को बहुत सुविधा होगा। देयरफॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्लीशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ये 2 बड़े मुद्दे
मेरे अनुमान में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोनों के दोनों मुद्दे जो आपने रखे हैं, इनफैक्ट 4 मुद्दे हो गए, तो इस सरकार गंभीरता से ले और हम उम्मीद करते हैं कि जो भारत की आत्मा है वो और सुदृढ़ और मजबूत होती हुई दिखे। प्रकाश, आपका शुक्रिया, जिम्मेवारी भी दे दी है तो आप इसका हमको जवाब जरूर पहुंचाइएगा। और सरदाना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला, अच्छे से बात की। और विश्वमोहन, आपका भी शुक्रिया, आज आप एक्सटेंडेड हमारे साथ रहे और आपने बात की वायदा को लेकर, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।